कोना कहानियों का। कोना कहानियों का में आज की कहानी का शीर्षक है सूक्ति और भाष्य। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आवाज प्रज्ञा पांडे की। सरसों के खेत के किनारे पर बनी हुई ऊंची मुंडेर पर वह बैठी थी और उससे कुछ एक ओर हटकर दो मोरनियां भूमि की ओर ध्यान से झुककर कुछ खोज रही थीं। कुछ और दूर से एक मोर गर्दन झुकाए उसकी ओर दौड़ा आ रहा था। वसंत तब आ रहा था, आया नहीं था। उस दिन हल्के हल्के छितराए हुए बादल थे, धूप नहीं थी। सांगानेर स्टेशन से कुछ ही इधर वह स्थान था, इसलिए गाड़ी की गति धीमी हो गई थी। गाड़ी की खिड़की में से बाहर देखते हुए सत्य ने यह दृश्य देखा। निश्चय करने की क्रिया में ही घूमकर कैमरा उठाया और चलती गाड़ी में से उतर पड़ा। सत्य के पीछे कुछ नहीं है, सत्य है पर्याप्त साधन, आगे है भविष्य और उसके अरमान। वह विदेशी पत्रों के लिए लेख लिखा करता है, उससे कुछ आमदनी हो जाती है। उस आमदनी पर वह देशाटन करता है, फोटो खींचता है और उन्हें लेखों के साथ भेजकर और कुछ पाता है। इस समय वह राजपूतों के विगत गौरव पर लेख तैयार करने के लिए चित्तौड़ जा रहा था, लेकिन राह में एक चित्र की संभावना देखकर अपने साहसिक स्वभाव के वश वह उतर पड़ा। उतरकर वह सीधा उस लड़की के पास पहुंचा और कैमरा ठीक करने लगा। लड़की वहां से उठी नहीं, बोली भी नहीं, लेकिन अपनी लाल ओढ़नी से उसने मुख ढक लिया। वह शर्माई सी देखती रही। सत्य ने कैमरा ठीक करके जब यह देखा तो लड़की को फोटो खिंचाने के लिए मनाने की कोशिश में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह फिर भी नहीं बोली। सत्य ने कहा, हम तुम्हारी फोटो खींचेंगे। वह मुंह ढके ही ढके बोली, नहीं खींचोगे। सत्य ने हंसकर कहा, मैं तो खींचने लगा हूं, और कैमरे की ओर झुका। वह मुंडेर से खिसक कर उसी की ओट हो रही। सत्य एक झल्लाई सी हंसी हंसा और कैमरा उठाकर मुंडेर के पार हो लिया। वह उठी और हाथ से मुंह को आधा ढके हुए कि कहीं अनजाने में उसकी फोटो न ले ली जाए, सरसों के खेतों में से होती हुई भागी। सत्य एक हाथ से खुला हुआ कैमरा थामे, दूसरे से उसके केस को दबाते हुए उसके पीछे दौड़ा। सत्य बहुत तेज दौड़ सकता था, पर यहां वह स्थान से परिचित और ऐसे रास्ते से अभ्यस्त थी, सत्य अपरिचित और अनभ्यस्त। और फिर पास पहुंचकर कैमरा ठीक करने में भी तो देर लगती। सत्य दौड़ रहा था तो इसी आशा में कि देहाती लड़कियों से, देहाती क्यों, सभी लड़कियों में पौरुष के प्रति सम्मान के साथ ही जो स्वाभाविक हास्य प्रवृत्ति से उत्पन्न औचित्य का भाव होता है, उसके फलस्वरूप वह कहीं रुक कर कहेगी, अच्छा लो खींचो। वह विजय। पर इस लड़की के लिए पौरुष का स्टैंडर्ड शायद बहुत ऊंचा था। वह नहीं रुकी। खेतों के पार एक टीला सा था, उसके आगे मुड़ते ही सत्य के देखते देखते वह एक झोपड़ी में घुस गई। भीतर के अंधकार में उसकी आंखों से ओझल हो गई। सत्य रुक गया। पहले उसे खींच आई कि व्यर्थ ही वह ट्रेन से उतरा। फिर वह खिलखिला कर हंस पड़ा और टीले के एक ओर भूमि पर बैठकर कैमरा बंद करने लगा। शायद हंसी सुनकर वह मुंह ढक कर बाहर निकल आई। सत्य ने उसे देखकर कहा, इधर आओ, सुनो। उसने एक बार कैमरे की ओर देखा, वह आधा बंद था, और आगे चली आई। तुम फोटो क्यों नहीं खिंचाती? चुप। खिंचा लो तो वह अखबारों में छपेगी, देश भर के लोग जान जाएंगे कि तुम यहां रहती हो। लेकिन शहर के तर्क गांव में नहीं चलते। वह फिर चुप। डरती हो क्या, राजपूत होकर? चुप। सत्य सोचने लगा, यह औरत है या दीवार, सभी तरह दुर्भेद्य। कुछ खिन्न होकर बोला, फोटो खींच लेने देती, वह छप जाती तो मुझे 20 रुपए मिलते। एकाएक उसने कहा, जिस स्वर में कहा वह सुना ही जा सकता था, बताया नहीं। 20 रुपए? किस तरह खींचकर झकझोरा जाकर सत्य ने उसकी ओर देखा, उसके मुख की ओर। ओढ़नी का छोर उसके हाथ से छूट गया था, मुंह उघड़ा हुआ था और ठोड़ी के पास हाथ जड़ सा रह गया था। उंगलियां ऐसी खुली थीं मानो उनमें धारणा शक्ति नष्ट हो गई हो, फालिज मार गया हो। होंठ खुले थे। 20 रुपए? सत्य से उसकी आंखें मिली। सत्य चौंक सा गया। उसे लगा उसका मुख जो कह रहा है
और जो उसकी आंखें कह रही हैं उनमें कुछ विपर्य है, वे परस्पर विरोधी हैं। पर नहीं, वह विरोध नहीं है। मुख पर जो जड़ित विस्मय का भाव है, शब्दों से जो विस्मय, विवश अनुमति, झुकाव प्रकट होता है, आंखें उसका खंडन नहीं कर रही, उसे स्पष्ट कर रही हैं, उसकी व्याख्या कर रही हैं। शब्द मानो एक गूढ़ सूक्ति हैं, आंखें उनका विशेष भाष्य। पर अजब बात है, सूक्ति तो समझ में आ गई, भाष्य क्या कह रहा है नहीं समझ में आता, नहीं आता। उलझन में सत्य की उंगलियां कैमरे के किसी बटन से खेलने लगीं। सत्य की आंखें भी उधर गईं। उसने कहा, खींचो। सत्य ने फिर उसकी ओर देखा, तब वहां कुछ नहीं था, न मुख पर विस्मय, न आंखों में वह क्या जो उसे समझ नहीं आया था। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, साधारण, गंभीर, स्थिर, अपलक। उसके मुख पर निर्लज्जता नहीं थी वह लज्जा के स्मित अनुपस्थिति सी, जो पर्दा करने वाली स्त्रियों के मुख पर बलात् पर्दा हटा देने से दिखती है। थी वह लज्जा की स्तिमित अनुपस्थिति सी, जो पर्दा करने वाली स्त्रियों के मुख पर बलात् पर्दा हटा देने से दिखती है। उघड़े मुख वाली स्त्रियों को लज्जा की जरूरत रहती है। पर्दे वाली स्त्रियां मानो डिफेंस का सारा भार उस स्थूल निर्जीव पर्दे पर ही छोड़े रहती हैं, और यह सीखते उन्हें देर लगती है कि लज्जा देखने की चीज है। यही सब दर्शन बघारता हुआ सत्य मुस्कराता हुआ उठा। फोटो खींचते समय उसे लगा कि जिस विशेष बात के लिए वह फोटो लेना चाहता था, वह अब उसमें नहीं आ सकती थी। फिर भी अब तो खींचना ही था। फोटो खिंचाते ही इससे पूर्व कि सत्य कुछ कह भी पाए, वह पलटकर झोपड़ी के भीतर घुस गई। क्षण ही भर बाद एक बड़ी बूढ़ी सी औरत ने झोपड़ी के दरवाजे पर आकर अपनी क्षीण आंखों से सत्य की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखा, फिर झोपड़ी का द्वार बंद कर लिया। सत्य ने जाना कि कहानी आधे में ही समाप्त हो गई और आगे नहीं चल सकती। वह थोड़ा सा मुस्कुराया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। कहानी आगे तो चल ही नहीं सकती, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसे भुलाने लगा। उसकी घुमक्कड़, भावुक, सौंदर्य पूजक प्रकृति में वह चीज, गुण या दोष जो राह चलते प्यार कर सकती है और स्वाभाविक फल राह चलते भूल सकती है। बाबू साहब, हमारी तस्वीर उतारो। सत्य ने चौंक कर देखा। एक हट्टा कट्टा पठान अपनी काली दाढ़ी की नोक का एक बाल 2 उंगलियों से पकड़े उसकी ओर देखता चला आ रहा है। उसकी गिद्ध सी तीखी और शायद उतनी ही क्रूर आंखों में एक उपहास भरी सी हंसी है, जो आंखों तक ही सीमित है, उसके झुर्रियों पड़े मुख पर नहीं आई। सत्य ने उसे जल्दी से सिर से पैर तक देख डाला। तुर्रेदार पगड़ी, तेल से सने पट्टे, दो 1000 बटनों से सजी हुई काली मखमल की बास्केट, लंबा कुर्ता, मैली पर खूब खुली फूली हुई सलवार जिससे पैर की चप्पल छिप जाए, हाथ में लाठी, यानी सिर से पैर तक पठान। वैसा पठान जैसा विदेशी पत्रों में दिखाया जाता है, जो प्रमाणित करता है कि भारत के सीमा प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश राज्य आवश्यक है, जिसके लिए विदेशी पत्र पैसे देते हैं। सत्य ने कहा, हाँ, तस्वीर उतारूंगा, और उसके अतिरिक्त सब कुछ भूल गया। वह चित्तौड़ में लौट रहा था। बहुत से चित्र उसने एकत्र कर लिए थे और सोच रहा था कि बहुत दिनों के लिए वे पर्याप्त होंगे, और चित्रों के साथ ही वह मानो उस वीर भूमि, सूखी, नंगी, प्यासी और कठोर भूमि की एक छाया सी लिए जा रहा था, जो उसे लिखने में सहायक होगी, जिसके आसरे वह उस विगत गौरव को जगा सकेगा, विदेशी पाठकों पर प्रकट कर सकेगा, उन्हें वह रोमांचकारी अनुभूति दे सकेगा जिसकी वे हमसे अपेक्षा रखते हैं, जिसके लिए वे हमारे देश को मात्र ईस्ट न कहकर ओरिएंट कहते हैं। और वह लड़की, उसे वह भूल गया था। उसका स्थान इस विराट स्वप्न में नहीं था। राह चलते वह कहां ठहर सकता है। लेकिन जब गाड़ी सांगानेर से चली, तब एकाएक उसे जान पड़ा वह वहां रुके बिना रह ही नहीं सकता। वह फिर उतर पड़ा और स्टेशन से बाहर उस मुंडेर की ओर चल पड़ा। राह में झोपड़ा पड़ता था, लेकिन वह जानबूझकर झोपड़ी से बचता हुआ
मुंडेर की ओर चला। उसे पूरी आशा थी कि जो कुछ देखने वह जा रहा है वह मुंडेर पर ही दिख सकता है। उस जैसी प्रकृति वालों में कोई अहमन्यता होती है, वह उसमें भी थी। वह स्वप्न को छोड़कर जा सकता है, पर स्वप्न भी उसे छोड़कर जाने की धृष्टता कर सकता है, यह वह नहीं जानता था। तभी जब मुंडेर पर है, यह वह नहीं जानता था। तभी जब मुंडेर पर उसने कुछ नहीं पाया, तब उसे धक्का सा लगा। उसे लगा विशेष उसी को लक्ष्य करके यह इंसल्ट फेंकी गई है। वह कुछ क्रुद्ध सा झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी पर पहुंचकर उसने देखा वह भी खाली था और बैठ गया। उसे लगा उसका कुछ बहुत अपना शरीर के एक अवयव की तरह प्रिय और आवश्यक खो गया है। थोड़ी देर बाद वह उठकर झोपड़ी के 2 चक्कर लगा कर आया और वहीं आकर बैठ गया। झोपड़ा फिर भी उतना ही खाली रहा। अभी आध घंटा पहले उसके लिए यह झोपड़ा ना कुछ के बराबर था। अभी आध घंटा बाद फिर ना कुछ रह जाएगा। पर इस क्षण वह अपनी सारी शक्ति से उस झोपड़े से कुछ मांग रहा है। वह क्यों नहीं है वहां पर? यह असह्य था उसके लिए। इतनी बड़ी चोट, इतना रूखा तिरस्कार कभी उसकी अहंता को नहीं मिला था। तभी वह पूछताछ करने के लिए गया। कुछ दूर एक और झोपड़ा था जहां उसने पड़ताल आरंभ की और वहीं वह समाप्त हो गई। जो कुछ वह जान पाया वह यूं है। उस झोपड़े में एक बहुत बूढ़े माता पिता और उनकी एकमात्र कन्या जसुमती रहते थे। पास का एक खेत भी उनका था जिसमें वे सरसों बोते थे। मानी बात है कि वैसे रूखे नंगे देश में इससे जीविका चलना असंभव है, पर यह भी प्रकट है कि वहां और कुछ काम नहीं था। शहर होता तो मजूरी हो सकती थी, वहां कहां। तो आप कहेंगे वही पुरानी बात। उन्होंने एक पठान से 10 रुपए कर्ज लिए थे और उसे ही कभी उतार देने की आशा पर जी रहे थे। 2 आने रुपया महीना के हिसाब से वह अब तक 5 बार दिया जाकर भी अब 5 गुना था। मूल चुका देने की आशा कभी उन्होंने की भी होती, पर सूद कौन चुका सकता। और वे कभी सोचा करते थे 10 रुपए लेकर किसी के नाम जो काल्पनिक तोड़ा जमा किया जा सकता है, वही 10 रुपए देकर वे पा सकते, तो शायद चोरी करके ही 10 रुपए ले आते या अपने को ही बेच लेते। खैर, हुआ वही जो होना था। एक दिन पठान ने आकर उनका खेत, झोपड़ा वगैरह सब कुर्क करा लिया, उन्हें निकलवा दिया। वे कहाँ गए पता नहीं। किसी शहर की ओर गए होंगे मजूरी कमाने, या चलते चलते उसे यह भी मालूम हुआ कि पठान ने बड़ी उदारता से यह भी प्रस्ताव किया था कि यदि जसुमती के पिता उससे जसुमती का विवाह करना मंजूर कर लें तो वह उन्हें और झोपड़ा वगैरह सब रहने देगा और कर्ज भी बाकी सब माफ कर देगा। वे मान जाएं सही, लेकिन कुछ नहीं। उस सूखी, नंगी, प्यासी और कठोर भूमि का अदम्य अभिमान बूढ़े माता पिता का क्षीण शरीर क्रोध से कांप गया था। पर इस सब से क्या? वहां था अब कुछ नहीं। सत्य फिर वहीं मुंडेर पर पहुंचा। उसी जगह को खोजकर जहां उस दिन जसुमती बैठी थी, बैठ गया। कैमरा पैरों के पास धरकर शून्य दृष्टि से रेल की ओर देखने लगा। एकाएक जसुमती के शब्द उसके कानों में गूंज गए। एकाएक उसकी आंखें उसके आगे नाच गईं। एकाएक उन आंखों में छिपी बात उसे दिख गई। 20 रुपए। 20 रुपए के लिए तुम फोटो से कहीं अधिक कुछ मांग सकते थे, कहीं अधिक कुछ। वह खड़ा हो गया। आवेश में वह अपने को गालियां देने लगा। सारे व्यक्तित्व की शक्ति बटोर कर घोर, भयंकर, रौद्र शाप देने लगा। बेवकूफ, बेवकूफ, अकथ्य, अक्षम्य, जड़मती, बेवकूफ। लेकिन क्या बेवकूफी उसने की थी वह नहीं जानता था, और जानता तो अपने आगे भी स्वीकार करने को वह तैयार होता, इसमें संदेह है। तभी उसे ध्यान हुआ आध घंटे में सांगानेर से दूसरी गाड़ी चलती है।